हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 7th की साइंस में आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ये चैप्टर आपको पढ़ना है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसको हम रिवाइज करेंगे। बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7th में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना है। किस तरह से अलग अलग प्राणी, अलग अलग जीव जंतु अपने जीवन में पोषण की प्रक्रिया को करते हैं, उसके बारे में आपको जानना है। तो पोषण की प्रक्रिया के बारे में बच्चों आपको पहले डाइजेशन के बारे में भी जानना है और कैसे आपकी बॉडी डाइजेस्ट होने वाले पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, और किस तरह से उसका यूज करती है, ये आपको जानना है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का एक भाग दिखाई पड़ रहा है। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, है ना। लेकिन जीव जंतुओं की क्या बात करें। जीव जंतु क्या करते हैं। जीव जंतु जो हैं वो अपना भोजन या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या पौधों को खाने वाले जंतुओं से प्राप्त करते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मनुष्य भी, या तो अपना पोषण डायरेक्ट पौधे से लेते हैं या ऐसे जंतु को खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं जो पौधों को खाता होगा। तो या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम किस पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। तो सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अब अगर organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें होती है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। पोषण का क्या मतलब है। पोषण का मतलब है कि क्या चीज की शरीर को जरूरत है, उसको खाने का क्या तरीका है और शरीर में उसका यूज कैसे हो रहा है। तो फूड जो हम सभी खाते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आके मुख्य पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और फाइबर और वाटर। ये सभी क्या हैं, ये सभी पोषक तत्व हैं। तो डाइजेशन, हमें किसके बारे में पढ़ना है, पाचन तंत्र के बारे में। किस तरह से हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। The component of food such as carbohydrates are complex substances. ये सब कैसे हैं, ये जटिल पदार्थ होते हैं। तो complex substances cannot be utilized as such by our body. जो ये जटिल पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के द्वारा इसको as such यूज नहीं कर पाता हमारा शरीर। उसके लिए जटिल पदार्थ को सरल रूप में टूटना होता है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जटिल जो पोषक तत्व हैं वो सरल रूप में तोड़ दिए जाते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो जटिल पदार्थों का सरल रूप में टूटना, इसी प्रक्रिया को हम पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। खाना खाने के अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग जीव जंतु में। जैसे हनी बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, ये फूलों के रस को चूसती हैं। तो सकिंग उनका मोड ऑफ इनटेक हो गया, भोजन कैसे वो ले रही हैं, उनका सकिंग। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, ये भी एक अलग तरीका हो गया। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो, ये निगल लेता है अपने शिकार को, ये एक अलग खाना खाने का तरीका हो गया। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर कर लेते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को और उनके ऊपर वो जीवित रहते हैं। इसी तरह से हमने बात करी थी एक स्पेशल जंतु तारा मछली के बारे में। तारा मछली जो होती है आपकी स्टारफिश, ये इसके खाना खाने का तरीका जो है एकदम डिफरेंट या एकदम अलग प्रकार का होता है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
जो ये स्टारफिश होती है, स्टारफिश ऐसे जंतुओं को अपना भोजन बनाती है जिनके ऊपर हार्ड शेल्स की कवरिंग होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। तो वो क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। उसका जो शेल है वो ओपन करने के बाद जो तारा मछली है वो अपने स्टमक को अपने माउथ के रास्ते से बाहर निकालती है और उसके बाद उस सॉफ्ट एनिमल को जो शेल के अंदर था उसको अपने पेट के अंदर कर लेती है और उसके बाद उस अपने पेट को अपनी शरीर के अंदर वापस खींच लेती है और उसके बाद भोजन को धीरे धीरे पचाती है। तो उसमें पाचन की जो प्रक्रिया है बहुत स्लो होती है। अब हमको पढ़ना था डाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये डायग्राम, इसमें आपको मनुष्यों का पाचन तंत्र जो है वो क्लियर दिखाई पड़ रहा है। मुंह से ही आपकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाती है जिसमें 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो आपको बिल्कुल स्क्रीन में दिखाई पड़ रही हैं। एक इधर है और 2 यहाँ नीचे की साइड में। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। आपके मुंह में मौजूद होती है जीभ, टंग। वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके आपका भोजन जो है वो सांस नली में जाने के बजाय भोजन नली में ही जाता है। उसको हम कहते हैं इपिग्लॉटिस। और आपकी फूड पाइप जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, 3 ग्रंथियां मौजूद होती हैं जो आपकी लिवर हो गई, पैनक्रियाज हो गई और सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। बीच में आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टमक जिसको कहते हैं हम। उसके बीच में आपका गॉल ब्लैडर मौजूड होता है। लिवर से निकलने वाला जो सिक्रीशन है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और आपकी आंत का 3 भाग होता है, डियोडेनम, इलियम और इस्चियम। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाके छोटी आंत में मिलती है और छोटी आंत फिर बड़ी आंत में मिलती है और उसके बाद रेक्टम और एनस पर जाकर एलिमेंट्री कैनाल जो है वो खत्म हो जाती है ना। तो हम देखते हैं कि हम मनुष्य जो है वो अपना भोजन अपने मुंह से खाते हैं, है ना। हमारा शरीर भोजन को डाइजेस्ट करता है और हमारे बॉडी के द्वारा वो यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड है, यानी कि जो भोजन पचा नहीं है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. बक्कल कैविटी से, मुख गुहिका से वो भोजन की नली शुरू होती है। आपकी एक नली जैसी संरचना होती है और वो यहाँ पर जाके एनस पे एंड हो जाती है। क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें? बक्कल कैविटी होती है, द फूड पाइप और एसोफेगस होता है। आपका पार्ट में पाया जाता है स्टमक। स्टमक जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, द लिवर, यकृत एंड पैनक्रियाज और अग्न्याशय secrete digestive juices, convert complex substances of food into simpler substances। जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने के लिए इन तीनों ग्रंथियों से निकलने वाला जो स्राव है, जो सिक्रीशन है, वो हेल्प करता है और उसी के कारण जो ये जटिल पोषक तत्व हैं ये सरल रूप में तोड़े जा सकते हैं। All of them together makes the digestive system of human body। और ये सभी पार्ट्स मिल करके एक मनुष्य का पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में हम देख रहे हैं सबसे पहला पार्ट है आपका माउथ एंड द बक्कल कैविटी, यानी कि हमारा मुंह पाचन तंत्र का सबसे मुख्य भाग है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। भोजन हम मुंह के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अंतर ग्रहण की प्रक्रिया कहलाती है। भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतर ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम भोजन को क्या करते हैं, हमारे मुंह में मौजूद दांतों की सहायता से उसको खूब अच्छे से चबाते हैं, तो उसको मैकेनिकली हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। और दांत, each tooth is rooted in a separate socket in the gums।
दांत जो है वो हमारे मसूड़ों में अलग अलग सॉकेट में अलग अलग दांत जो है वो फिट होता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions accordingly they are given different names। और इसी तरह से जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के दांत अलग अलग काम करते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो मनुष्य के दांतों के बारे में हम बात करेंगे। 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 6 साल से छोटे, उनमें मिल्क टीथ यानी दूध के दांत पाए जाते हैं, और 6 से 8 साल के बाद उससे बड़े बच्चों में परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आप सभी क्लास 7th में हैं तो आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके होंगे। आपके दूध के दांत जब आप क्लास 1 में थे या 2 में थे तब आपके दूध के दांत धीरे धीरे गिरे होंगे और उसकी जगह पे नए परमानेंट टीथ ने उन मिल्क टीथ की जगह ले ली होगी। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब बिल्कुल बच्चा नवजात शिशु होता है तब पहला सेट दांतों का ग्रो करना शुरू करता है और वो 6 से 8 साल के बीच में दूध के दांत जो है वो गिर जाते हैं और उन दांतों को हम मिल्क टीथ कहते हैं। यानी कि ऐसे समय में वो दांत निकलता है जब बच्चा केवल दूध पर जीवन के लिए निर्भर था, इसलिए उसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ आर दोज विच ग्रोज आफ्टर लॉस ऑफ मिल्क टीथ। और परमानेंट टीथ क्या होते हैं? जो दूध के दांत गिरने के बाद मिल्क टीथ के गिरने के बाद जो नॉर्मल परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जो वृद्धावस्था तक रहते हैं मनुष्य के पास, उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ये मनुष्य के दांत जो है वो 3 प्रकार के होते। एक तो होते हैं जो दांत आपका किसी भी चीज को काटने में और बाइट करने में सहायता करते हैं, वो आपके आगे के दांत होते हैं। किसी चीज को फाड़ने में पियर्सिंग एंड टीयरिंग, फाड़ने या फोड़ने में सहायता करते हैं, वो आपके उसके बगल बगल के 2 दांत होते हैं जिन्हें हम केनाइन्स कहते हैं। आगे के चारों दांत इंसीजर्स कहलाते हैं। और किसी भी भोजन को चबाने के लिए और पीसने के लिए जो दांत यूज होते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए जो टीथ यूज होते हैं, वो अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स और चवर्णक यानी कि मोलर्स कहलाते हैं। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, अगर एक दांतों का सेट है, इसमें देख रहे हैं या हम लोअर जॉ का डायग्राम आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। इसमें नीचे की तरफ येलो कलर में 4 दांत आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे हम किसी भोजन का कोई भी पार्ट क्या करते हैं, जैसे हम बाइट रोटी उठाते हैं तो हम उस अपनी बाइट को कट करते हैं, काटते हैं। कटिंग के लिए ये टीथ यूज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स। उसके बाद बगल के जो 2 दांत हैं, ये किसी भी चीज को फाड़ने या तोड़ने के लिए यूज होते हैं, तो इनको हम कहते हैं केनाइन्स। उसके पीछे वाले 2 दांत इधर और 2 दांत इधर, यानी कि 4 दांत जो होते हैं वो कहलाते हैं अग्र चवर्णक। और ये जो चवर्णक है ये वयस्कावस्था में आते हैं, इन्हें हम मोलर कहते हैं या इसे हम दाढ़ भी कहते हैं। तो दांतों के बारे में सभी बच्चों ने जान लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे लार ग्रंथियों या सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? सलाइवा सिक्रीट करती हैं। जो भोजन में हमारे स्टार्च मौजूद होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देती है। उसके लिए आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए हम कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम पके हुए चावल को एक परखनली में ले लें और एक परखनली में चबाए हुए चावल को, पके हुए चावल को चबाने के बाद परखनली में डालें और उसमें कुछ बूंदें आयोडीन की डालें, तो जो पका हुआ चावल है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। और जो चावल हमने चबा करके डाला था उसमें क्योंकि जो स्टार्च है वो शुगर के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। अब इसी तरह से जो दांत हैं हमारे, वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का। तो दांत जो है बच्चों व्हाइट हार्ड आउटर कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनेमल। और वो डेंटाइन के The tooth is covered by white hard outer covering of tooth called enamel below which dentine is present। enamel के नीचे की अंदर की साइड में क्या मौजूद होती है? डेंटाइन प्रेजेंट होती है। और डेंटाइन क्या है? दांत जो है इट इज सिमिलर टू बोन which protects the pulp cavity having nerves and blood vessels। है या इनेमल होता है, ये क्या करता है? ये अंदर की जो पल्प कैविटी है दांतों की, जहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको ये बचाने का काम करता है।
अब आप सभी को पता है कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन अगर हम अपने दांतों को क्लीन ना करें, इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर खाने के बाद हम अपने दांतों को क्लीन ना करें, ब्रश ना करें, तो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया भी हमारे मुंह में रहने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं, और कभी कभी मुंह में दुर्गंध का कारण बनते हैं, कभी मुंह में किसी दूसरी परेशानी का भी कारण बनते। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे मुंह में मौजूद शुगर्स, जो खाना बचा रह गया उसमें जो मौजूद शुगर है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं मुंह में ही, और क्या रिलीज करते हैं, एसिड्स, और एसिड्स रिलीज करते हैं जिससे हमारे टूथ में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम दंत क्षरण कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि ये एक हेल्दी टीथ का डायग्राम है, ये एक टूथ इरोजन एंड डिके वाले टूथ का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैविटी बनने लग गई है, प्लाक एसिड डिसॉल्व्स इनेमल, इनेमल को डिसॉल्व कर दिया है उसने, एसिड ने, और उसके बाद यहाँ पे येलोइश सा कोई सब्सटेंस बिल्डअप हो रहा है जिसको हम कहते हैं टार्ट प्लाक कहते हैं, और ये क्या करता है, गम लेवल को, मसूड़ों का जो लेवल है उसको भी रिड्यूस कर देता है ना। तो एसिड जो है ग्रेजुअली क्या कर देता है, टीथ को डैमेज करने लगता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं टूथ डिके यानी कि दंत क्षरण। Therefore, tooth decay is defined as the process of rotting of tooth and formation of cavity or holes in it, which leads to the toothache. और इस तरह से अगर ये प्रक्रिया बढ़ती चली जाए तो दांतों में जो है छेद हो जाता है अंदर की तरफ, और दांत दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर वो जो प्रॉब्लम है वो आपके पल्प कैविटी तक पहुंच गई तो दांत में बहुत ज्यादा भयानक दर्द भी होता है, और अगर इसका सही समय पे इलाज ना किया जाए, दिस कैविटीज आर नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम, इट कॉजेज सीवियर टूथेक, बहुत भयंकर दांत का दर्द हो सकता है, और ये फिर आपको दांत अपना गंवाना भी पड़ सकता है। यानी बहुत बार आपने सुना होगा कि हमने टूथ अपना एक्सट्रैक्ट करवाया, यानी कि दांत निकलवाना पड़ सकता है डॉक्टर से। तो टूथ डिके से बचने के क्या क्या तरीके हैं बच्चों? आप क्लास 7th में हैं, सभी बच्चे जानते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको अपने दांतों को दंत क्षरण से या दांतों को खराब होने से बचाना है तो अपने दांतों को वन शुड रिंस एंड क्लीन द टीथ थॉरोली आफ्टर एवरी मील, हमेशा कुछ भी खाने के बाद अपने दांतों को क्लीन जरूर करना चाहिए और उसको कुल्ला जरूर करना चाहिए, रिंस करना चाहिए। We should clean our teeth with the help of दातून और brush and toothpaste twice a day. कम से कम एटलीस्ट 2 times in a day, सुबह उठने के बाद, क्योंकि रात भर आपका मुंह बंद होता है, तब बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो गई होती है, और रात में सोने से पहले जब आपने दिन भर कुछ भी खाया पिया तो रात में क्योंकि बहुत लंबे समय तक आपका मुंह बंद रहेगा, तो इसलिए आप अपने दांतों को क्लीन करके ही सोएं। तो सुबह और रात में 2 टाइम ब्रश जरूर करना चाहिए, जिससे आपके दांत जो है वो स्वच्छ बने रहते हैं और स्वस्थ भी बने रहते हैं। इसके लिए आप डेंटल फ्लॉस का भी यूज कर सकते हैं। डेंटल फ्लॉस जो है वो एक स्पेशल प्रकार का स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो आप 2 दांतों के बीच में मूव कर सकते हैं फंसे हुए खाने को निकालने के लिए। डर्टी फिंगर्स या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स आप अपने मुंह में नहीं डालेंगे, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और हमें वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम। मैं ये सलाह नहीं दूंगी, क्लास 7th के बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आप खाएं, लेकिन खाने के बाद दांतों को साफ करना बेहद जरूरी है। अब हम बात करेंगे जीभ की। हमारे पास जो जीभ होती है बच्चों, वो एक मांसपेशीय ऑर्गन होती है, अटैच होती है आपके बक्कल कैविटी में, मुख गुहिका के पीछे की तरफ ये अटैच होती है, और आगे से क्या होती है, फ्री होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड व्हाइल च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। जीभ जो है वो आगे की तरफ से फ्री होती है और हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये हमारे भोजन में जब हम खाना खा रहे होते हैं तो लार को मिक्स करने का काम करती है। जब हम चबाते रहते हैं खाने को तो लार को ये मिक्स करने का काम करती है, और भोजन को निगलने में भी ये जीभ ही हमारी सहायता करती है। अब मुंह में ही हमारे पास मौजूद होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियां।
जिससे हम क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा यानी कि लार। जब भी हम कुछ स्वादिष्ट चीज खाने की देखते हैं तो हमारे मुंह में जो पानी जैसी चीज आ जाती है वो एक्चुअल में लार होती है, which breaks down starch into sugars। और यही लार, इसके अंदर मौजूद जो एंजाइम है वो हम जो खाने में स्टार्च लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में लेते हैं, उसका ये ब्रेक डाउन कर देती है और शुगर्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारा फूड पाइप या ओसोफेगस। फूड पाइप क्या होता है, हमारी आगे आगे सांस की नली और उसके पीछे की तरफ खाने की नली चल रही होती है। तो खाने की नली जो है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक एंड रन्स अलोंग नेक एंड चेस्ट। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके मुंह से पेट को कनेक्ट करने के लिए जो नली यूज होती है उसे हम भोजन नली या फूड पाइप या ओसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं। ये आपकी नेक और चेस्ट के साथ साथ चलती है। कैरी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ये क्या करती है, ये थोड़ा पचा हुआ भोजन, ज्यादा नहीं, जो कार्बोहाइड्रेट वाला कंटेंट था वो पचा हुआ भोजन आपके मुंह से पेट तक ले जाने का काम करती है। अब फूड जो है वो आपके मुंह से उस भोजन नली में होते हुए यानी कि फूड पाइप में होते हुए पेट तक जाता है। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिससे ये भोजन फूड पाइप से आपका स्टमक तक पहुंच जाता है? तो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय अ वेव लाइक मूवमेंट। एक लहरों जैसा मूवमेंट होता है ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल के अंदर ये मूवमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि अल्टरनेट रिलैक्सेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो मांसपेशियां हैं फूड पाइप की, उसमें शिथिलन होता है और संकुचन, फैलती है और सिकुड़ती है, फैलती है और सिकुड़ती है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस या क्रमाकुंचन। क्रम से संकुचित होना और फैलना, सिकुड़ती है और फैलती है। और इस प्रोसेस के द्वारा भोजन जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। जो चबाया गया भोजन है जो एसोफेगस में एंटर करता है वो फिर स्टमक में पहुंच जाता है और उसको हम कहते हैं बोलस। उस भोजन को, जो चबाया गया भोजन है, उसको हम कहते हैं बोलस, जो लुगदी की तरह बन जाता है चबा चबा के। इसलिए हम कहते हैं कि भोजन को बहुत ज्यादा खूब अच्छे से चबा करके खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फूड, हमने कुछ खाना खाया, हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता और सेम टाइम पे वॉमिट आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उसमें अगर स्टमक हमारा कोई भी फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इंस्टेंटली क्या हो जाता है, वो एंटी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट है, यानी कि वही क्रमाकुंचन की गति उल्टी हो जाती है और भोजन हमारे पेट से बिल्कुल मुंह के रास्ते उल्टी के रूप में बाहर निकल आता है, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। हमारा विंड पाइप जो है, सांस की नली जो है, वो हवा को हमारी नाक से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। और फूड पाइप जो है, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन द थ्रोट। हमारे गले में एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे हवा भी जाना होता है, जहाँ पे हवा को भी जाना होता है और जहाँ से, जिस रास्ते से भोजन को भी अंदर जाना होता है। तो उस कॉमन पैसेज को हम कहते हैं लैरिंग्स। वहां पे जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जब डायग्राम देखा, मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस के बारे में। एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जो उस पैसेज को, विंड पाइप को क्लोज कर लेता है जब हम भोजन को अंदर ले रहे होते हैं। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, गाइड करता है हमारे भोजन को कि वो फूड पाइप के अंदर एंटर कर जाए। बट लेकिन इफ वी लाफ और टॉक while eating, the windpipe remains open and food particle enters into the windpipe and we experience hiccups, cough और choking। अगर हम खाना खाते समय हंसने लगे जोर जोर से या बातें करने लगे, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि खाना खाते समय हंसना नहीं चाहिए, बहुत सारी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, वही एपिग्लॉटिस जो है
वो कंफ्यूज हो जाता है कि खाने को सांस की नली में कहीं गलती से ना चले जाए, फूड पाइप में ही जाए। तो जब हम हंसने लगते हैं तो एपिग्लॉटिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाता और कभी-कभी फूड पाइप के बजाय विंड पाइप में अगर एक टुकड़ा या एक हल्का सा कतरा भी भोजन का चला जाता है तो हमें बहुत सारी हिचकियां आने लगती हैं, कभी-कभी बहुत ज्यादा तेज से खांसी आने लगती है और कभी-कभी विंड पाइप की ब्लॉकेज भी हो सकती है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जाना, तारा मछली किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करती है, उसका वे ऑफ इनटेक ऑफ फूड कैसा है वो आपने जाना। आज की क्लास में आपने एपिग्लॉटिस के महत्व को जाना और ये सीखा कि खाना खाते समय हमें किस तरह से जोर-जोर से हंसना नहीं चाहिए और आपस में बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए ताकि भोजन जो है वो हमारे फूड पाइप में ही जाए, एपिग्लॉटिस कंफ्यूज ना हो और भोजन का कोई भी कतरा हमारे विंड पाइप में ना जाने पाए। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।